friends, in this video we are going to discuss about magnetic field due to a straight wire carrying current। कोई स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है और उसकी वजह से हम किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर तो देखिए, मान लेते हैं इस तरह से कोई कंडक्टर है, जैसे एक स्ट्रेट वायर है इस तरह से। ठीक है, ये कोई स्ट्रेट वायर है एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई बी ए, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई बी ए स्ट्रेट वायर। ठीक है, एक्स वाई कोई एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, कैरिंग करंट आई, इसके अंदर से आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इस कंडक्टर की वजह से हमें किसी पॉइंट पी पर, ठीक है, जैसे मान लेते हैं पॉइंट पी हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये है पॉइंट पी। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से इस पॉइंट पी से एक लाइन अगर मैं इसके ऊपर ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, जो इस कंडक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ की है पी से इस कंडक्टर के ऊपर, ये जो है ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है इस कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू जो हम फाइंड करते हैं तो उसके लिए बायोट-सैवर्ट लॉ हमने पढ़ा था। तो बायोट-सैवर्ट लॉ क्या है, एक करंट एलिमेंट की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड किया था। यहाँ पर हम इस पूरे कंडक्टर एक स्ट्रेट वायर की वजह से फाइंड करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर एक लाइन एलिमेंट, एक करंट एलिमेंट या फिर लाइन एलिमेंट यहाँ पर ऐसे लेंगे, जैसे यहाँ पर लिया है। ठीक है, ये एक लाइन एलिमेंट है डी एल। तो डी एल इस लाइन एलिमेंट की वजह से, ठीक है, इसके अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट ही फ्लो कर रहा है इसके अंदर भी। तो ये जो करंट एलिमेंट बनेगा फिर इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इस तरह। ठीक है, ऐसे इस एंगल को हम बोल देते हैं, जैसे ये थीटा है और ये है फाई। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल फाई है। और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं आर ए मान लेता हूँ। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये आर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसको मैं आर से लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो फिर देखिए यहाँ पर एक लाइन एलिमेंट की वजह से, एक करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड करना है। तो वो बायोट-सैवर्ट लॉ से हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूजिंग ठीक है, यूजिंग बायोट-सैवर्ट लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। ठीक है, ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल करंट एलिमेंट बोलेंगे या फिर करंट एलिमेंट बोलेंगे, तो वो क्या है यहाँ पर आई डी एल। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो बायोट-सैवर्ट लॉ हमारे पास क्या था, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ से आया है, बायोट-सैवर्ट लॉ से हमने ये फाइंड किया। ठीक है, थीटा क्या है, ये एंगल है। ठीक है, किसके बीच में, पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में, और ये जो लाइन एलिमेंट लिया है, करंट एलिमेंट लिया है, इसके बीच में एंगल है, दोनों के बीच में थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब ये हमने फाइंड किया है कि इस करंट एलिमेंट की वजह से। तो ऐसे क्या होगा, एक स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर में क्या है कि हम जो करंट एलिमेंट लेंगे वो कहीं पर भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे जो है करंट एलिमेंट होंगे। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारे जो है करंट एलिमेंट होंगे, तो उसकी वजह से देखो कैसे फाइंड करेंगे। अभी देखो ये ज्योमेट्री से यहाँ पर क्या है, ये थीटा है, ये फाई है। ठीक है, तो ये जो, इसको मैं नाम देता हूँ जैसे ये ए, और इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ बी, और ये पी है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल जो बन रहा है, ठीक है, इन ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इन ट्रायंगल ए बी पी। ठीक है,
ये जो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ABP, इसमें क्या है, जो थीटा है, थीटा प्लस फाई, थीटा प्लस फाई कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये 90 है, तो ये थीटा प्लस फाई कितना होगा, 90 ही होगा। ठीक है, टोटल एंगल जो होता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री यहाँ से। फिर यहाँ से थीटा क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई। ठीक है, तो जब इसमें यहाँ पर पुट करेंगे थीटा की जगह तो क्या होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह रखेंगे यहाँ पर 90 माइनस फाइव। ठीक है, और यहाँ पर 90 आया है। ठीक है, यानी कि क्या है, या 90 हो या फिर क्या हो, ओड मल्टीपल हो। ठीक है, ये 90 हो या फिर ओड मल्टीपल हो पाई बाई 2 का, तो यहाँ पर क्या जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, कोस फाई। ठीक है, तो साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कोस फाई लिखेंगे। और कोस फाई की वैल्यू हम ज्योमेट्री से फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपके पास ज्योमेट्री है, ये ट्रायंगल है, जैसे देखो फाई जो है ये फाई है, और फाई के सामने वाला क्या होता है, जो फाई के सामने वाली जो लाइन होती है किसी भी ट्रायंगल के अंदर वो होगी परपेंडिकुलर होती है। तो कोस फाई क्या होगा फिर यहाँ पर, कोस फाई। ठीक है, तो कोस फाई में पता क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो देखो यहाँ पर ये इसके सामने वाली लाइन ये तो परपेंडिकुलर होगी, तो बेस क्या हो गया यहाँ पर ए, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोस फाई फाइंड कर लिया, वो हो जाएगा आपका ए डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, देखो यहाँ पर डी एल है। ठीक है, तो डी एल फाइंड करना है, तो डी एल कैसे फाइंड करें, डी एल भी हम ज्योमेट्री से फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ से हमने ये लाइन एलिमेंट लिया है, तो यहाँ से लेके ये पूरी लेंथ को हम एल मान लेते हैं। ठीक है, अगर इसको एल मानेंगे तो क्या होगा, 10 फाई क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर लिखेंगे इसको 10 फाई। ठीक है, तो 10 फाई क्या होगा फिर यहाँ पर ज्योमेट्री से देखो 10 फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, फाई के सामने वाले जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये एल होगा, बेस क्या होगा इसमें ए होगा। ठीक है, तो ये दिस इम्प्लाइज, यहाँ से फिर हम एल फाइंड कर सकते हैं। एल क्या होगा, एल विल बी ए 10 फाई। ठीक है, तो एल क्या हो जाएगा, ए 10 फाई। लेकिन हमें फॉर्मूले में देखो डी बी का जो फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पर हमें डी एल चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, डी एल चाहिए। तो डी एल कैसे फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पर डी एल फाइंड करना। ठीक है, तो डी एल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई। ठीक है, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई तो क्या होगा फिर देखो। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये जो डी एल, ठीक है, डिवाइडेड बाई डी फाई। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फाई करना है, ये होगा ए, और 10 फाई का होगा सीकेंट स्क्वायर फाई। ठीक है, 10 फाई का क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर फाई होगा। 10 का हो गया सीकेंट स्क्वायर फाई, और फिर फाई का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाई तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पर लिखेंगे हम, और वी कैन राइट और डी एल इज इक्वल टू ए सीकेंट स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ठीक है, तो ये हमने डी एल फाइंड कर लिया है, और डी एल भी फाइंड कर लिया हमने, और यहाँ पर कोस फाई भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो जब ये वैल्यू जिसमें पुट करेंगे तो क्या होगा फिर, ठीक है, तो देखो डी बी का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, यहाँ पर जो डी बी लिखा था, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो साइन थीटा तो हम रिप्लेस कर रहे थे किससे, कोस फाई से। ठीक है, साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, कोस फाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस फाई के इक्वल है ये, और कोस फाई किसके इक्वल है, ठीक है, कोस फाई जो लिखा था वो ए बाय आर। ठीक है, ये था आपका ए डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, और डी एल हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर, एंड डी एल इज इक्वल टू ए सीकेंट स्क्वायर फाई एंड डी फाई। ठीक है, तो इस इन वैल्यूज़ को यहाँ पर इस ऊपर जो फॉर्मूला है डी बी का, यहाँ पर हम इनको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बी क्या होगा आपके पास, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल की जगह पुट करेंगे ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा की जगह कोस फाई रखेंगे, और कोस फाई की वैल्यू है ए डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो ए और आर की वैल्यू नीचे आएगी, और नीचे एक आर हो रहा है तो ये आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या फिर बोलेंगे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड कर लिया है एट पॉइंट पी, ठीक है, ड्यू टू ए करंट एलिमेंट, ठीक है, आइडियल करंट एलिमेंट है उसकी वजह से ये फाइंड किया, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड करना पूरा जो एक कंडक्टर है, ये एक्स वाई जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस पूरे की वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे फिर हम यहाँ पर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, तो हमने जो फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर dB का, यहाँ पर हमने क्या किया, साइन थीटा को कोस फाई लिखा है और कोस फाई को A/R लिखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो, जो आपके फॉर्मूले में साइन थीटा जो है वो कोस फाई से उसको रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम यहाँ चाहे तो यहाँ पर आर को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर आर को भी यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। आर को रिप्लेस कैसे करेंगे, देखो एक तो मेथड ये है, ठीक है, या तो इसको ऐसे लिखेंगे या फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर की वैल्यू क्या आएगी, आर विल बी A/cos फाई, ठीक है। तो यहाँ से जो है आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर विल बी A एंड डिवाइडेड बाई cos फाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा, dB क्या होगा, dB इज इक्वल टू μ0/4 आई, dl की जगह पुट करेंगे A, आई है, ठीक है, A सीकेंट स्क्वेयर फाई डी फाई, साइन थीटा की जगह रखेंगे कोस फाई, ठीक है, इसको कोस फाई रखेंगे। और जो नीचे आर स्क्वेयर है, देखो आर की वैल्यू क्या आई है, ये है, तो आर स्क्वेयर क्या होगा, A स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कोस स्क्वेयर फाई, तो नीचे आएगा A स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर फाई जो है वो ऊपर जाएगा, ठीक है, कोस स्क्वेयर फाई जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो फिर देखो ये सीकेंट स्क्वेयर फाई है, ये कोस स्क्वेयर फाई है, ठीक, सीकेंट स्क्वेयर फाई और कोस स्क्वेयर फाई जो है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। लेकिन क्या लिखेंगे, जैसे हमें पता है कि जो सीकेंट फाई होगा, सीकेंट फाई क्या होता है, 1/cos फाई, ठीक है, सीकेंट फाई क्या होगा, 1/cos फाई होगा। तो यानी कि सीकेंट स्क्वेयर फाई की जगह क्या लिखेंगे, 1/cos स्क्वेयर फाई, तो 1/cos स्क्वेयर फाई लिखेंगे तो ये कोस स्क्वेयर फाई वहाँ से कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये जो है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से A से एक जो है इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा फिर dB μ0/4 आई, ठीक है, और होगा इसमें कोस फाई एंड डी फाई, ठीक है, और डिवाइड में आएगा A। तो ये dB स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू, एक हमने कोई करंट एलिमेंट लिया था उसकी वजह से हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे पूरे कंडक्टर की वजह से, ड्यू टू दिस कंडक्टर, ठीक है, XY टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P, ये फाइंड करेंगे। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो B फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, dB को हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, लेकिन लिमिट्स क्या होंगी इसके ऊपर, देखो dB के अंदर हम देखेंगे तो μ0/4 यहाँ पर वेरिएबल क्या है, ये भी, ये कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है यहाँ पर, तो वेरिएबल है यहाँ पर कोस फाई डी फाई, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, तो फाई वेरिएबल है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, वेरिएबल कैसे होगा कि अगर ये करंट एलिमेंट हम यहाँ लेने की बजाय अगर यहाँ पर नीचे लेते बिल्कुल इसके एक एंड पे, या फिर करंट एलिमेंट हम यहाँ पर लेते इस एंड पे, तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, देखो ये लाइन यहाँ पर मीट करेगी ऐसे, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे मीट कर, ठीक है। तो फिर इन डेट केस ये जो एंगल होगा, ये एंगल पूरा एंगल, इसको हम फाई 1 मान लेंगे और इस पूरे एंगल को मान लेंगे फाई 2, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एक इस कंडक्टर की वजह से, पूरी एक वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेट करके फाइंड करेंगे। लिमिट्स कैसे लगाएंगे, लिमिट्स जो अप्लाई करेंगे हम वो करेंगे फ्रॉम -φ1 to φ2, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, लिमिट्स लगेंगी -φ1 से लेके φ2, ठीक है ना, क्योंकि -φ1 से φ2 जाएंगे तो पूरी आपकी जो वायर है, जो पूरा आपका ये कंडक्टर है ये पूरा कवर हो जाता है उसमें, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे μ0/4 आई कोस फाई डी फाई डिवाइडेड बाई A, ठीक है। तो अब हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो
इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो ये जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर लिखेंगे, ये जो है ना ये टर्म तो इसके अंदर क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई, ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा फिर -φ1 से φ2, -φ1 से φ2 इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा कोस फाई का, ठीक है, कोस फाई और डी फाई का, ठीक है, कोस फाई का विद रिस्पेक्ट टू फाई करेंगे, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा फिर इंटीग्रेट करके म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई ए, और कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई, ठीक है, साइन फाई का होता है माइनस कोस फाई, कोस फाई का होगा साइन फाई, लिखेंगे साइन फाई, ठीक है, साइन फाई हो गया इसका इंटीग्रेशन किया जो हमने, और लिमिट लगाएंगे यहाँ पर क्या है -φ1 से लेके φ2 तक, ठीक है, लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट कैसे लगाते हैं फिर इस पर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा फिर b की वैल्यू क्या होगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डिवाइडेड बाई ए, और यहाँ पर है साइन फाई, ठीक है, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन φ2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे साइन माइनस φ1 है, ठीक है, और ये इस तरह से। देखो अब जो साइन फंक्शन है ये एक ओड फंक्शन है, ठीक है, साइन फंक्शन जो है ये किस तरह का फंक्शन है, ओड फंक्शन है, ठीक है। ओड फंक्शन में क्या होता है, यानी कि यहाँ पर अगर यहाँ पर जो फाई लिखा है अगर हम इसको नेगेटिव में लिखेंगे तो ये पूरा जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। जैसे कोस फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है, यानी कि कोस में अगर हम लिखते हैं यहाँ पर, अगर कोस में यहाँ पर -φ1 लिखें तो उसे क्या लिख सकते हैं हम, कोस φ1 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन साइन में ऐसे नहीं, साइन में अगर यहाँ पर -φ आया है, φ1 आया है तो ये माइनस साइन φ1 होगा, ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं इसको ओड फंक्शन, ठीक है। तो क्या होगा फिर, ये माइनस साइन बाहर आएगा तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और यहाँ पर होगा फिर ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड कर ली है एट पॉइंट P ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें स्पेशल केस क्या होंगे, देखो स्पेशल केस क्या होंगे इसमें, पहला होगा कि अगर ये जो कंडक्टर आपने लिया है, इफ़ कंडक्टर एक्स वाई इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, और इसकी लेंथ क्या हो, इनफाइनाइट हो, यानी कि ऐसे ऊपर होगा इनफाइनाइट लेंथ तक और नीचे भी ऐसे इसकी लेंथ जो है इनफाइनाइट होगी। तो अगर इसकी लेंथ इनफाइनाइट होगी तो फिर हम क्या करेंगे, जो पूरे एक वायर की वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड करना हुआ तो क्या करेंगे, इसके बिल्कुल जो ये एंड होगा एक्सट्रीम एंड, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक्सट्रीम एंड इसका वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा। तो देखो यहाँ से देखो जैसे ये एंड नीचे जाएगा तो ये लाइन ऐसे होती रहेगी, ठीक है, नीचे की तरफ ऐसी लाइन जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, ये एंड अगर और ज़्यादा दूर होगा तो ये लाइन ऐसे होगी, और फिर क्या होगा, अगर हम मान लें कि ये जो कंडक्टर है ये इनफाइनाइट लेंथ का है तो इसके जो एजिज से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन हमें लगभग ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी, ठीक है, कैसे दिखाई देगी, वो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इन डेट केस ये φ1 है और ये जो φ2 है इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, φ1 और φ2 दोनों के दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। ये जो फिर ये लाइन जो है ना, ये एक्स वाई कंडक्टर ये तो एक फाइनाइट लेंथ का था, ठीक है, एक्स वाई जो कंडक्टर था ये तो एक फाइनाइट लेंथ का था, उसको तो एंड हमें पता था कि उसका एंड यहाँ पर है, तो एक लाइन ये ड्रॉ कर रहे थे हम, और एंगल जो था ए के बीच में, ठीक है, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में एंगल कितना था, φ1 था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये एंड नीचे जाएगा, लेकिन और लेंथ कितनी है इसकी, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथ होगी इसकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंथ होगी, तो ये जो है ये पॉइंट बहुत नीचे होगा, बहुत नीचे होगा, तो ये जो है ना ये वायर, ये जो लाइन है तो ये ऐसे एंगल जो होगा इसका बढ़ता रहेगा, φ1 जो है बढ़ता रहेगा, और ये जैसे अल्टीमेटली जो एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर ये है कि अगर कंडक्टर एक्स वाई जो है वो इनफाइनाइट लेंथ का है तो जो आपका φ1 और φ2 होंगे, ठीक है,
φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर कंडक्टर इन्फिनिट लेंथ का है तो आपका जो एंगल है φ1 और φ2 ये 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वायर की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये जो एंगल है देखो ऐसे, ये एंगल जो है ये एंगल किसके बीच में बन रहा है, ये जो φ2 है ये इस एंड पॉइंट पर हमने एक करंट एलिमेंट लिया है तो उसके साथ ये एंगल बना रहा है। तो अगर वो लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो ये ऐसे ये एंगल बढ़ता रहेगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। और अगर वो लेंथ इन्फिनिट होगी तो ये हमें ऐसे दिखाई देगा कि ये जो लाइन है ये लगभग ऐसे एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देगी यहाँ पर। और यानी कि मतलब ये एंगल जो φ2 होगा ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ गई फिर, इन दैट केस बी विल बी μ0/4 पाई I/A। ठीक है, और यहाँ पर देखो sin φ1 प्लस sin φ2 है। φ1 और φ2 दोनों 90 है तो sin φ1 कितना होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई 2I/A। ठीक है, तो ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू। उसके बाद सेकंड केसेस में ये होगा कि जो आपका कंडक्टर है ये एक्स वाई ये इन्फिनिट लेंथ का ही है। ठीक है, एक्स वाई इज ऑफ इन्फिनिट लेंथ। ठीक है, लेंथ उसकी इन्फिनिट ही है, बट जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी लाइज नियर वन एंड। ठीक है, जो पॉइंट पी है वो एक एंड के नज़दीक लाई करता है। तो देखो किस तरह से होगा ये, ठीक है। तो आपका जो कंडक्टर है उसकी लेंथ तो इन्फिनिट है, ऐसे ऊपर बहुत इन्फिनिट लेंथ तक जा रहा है, लेकिन ये जो उसका एक एंड है पॉइंट पी उसके एक एंड के नज़दीक है, यानी इधर है ऐसे पी। ठीक है, तो इन डैट केस फिर जो फाइंड करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की जो वैल्यू होगी तो वो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो इन डैट केस जो आपका दो एंगल बने थे φ1 और φ2, देखो जो φ1 था वो तो ऐसे था, ये जो ऊपर का इसका एज था यानी कि ऊपर का जो एंड था वहाँ पर एक करंट एलिमेंट लिया था, उसकी वजह से एक लाइन ऐसे ड्रॉ की थी। देखो ऐसे इस तरह से पॉइंट पी पर। ठीक है, मान लो पॉइंट पी यहाँ पर ये ऐसे लाइन ड्रॉ की थी। ठीक है, तो ये एंगल जो था ये एंगल तो ऐसे ड्रॉ करते φ1, और अगर ये इन्फिनिट लेंथ है तो ये जो है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होगी तो ये वायर जो है ये ऐसे और इस तरह से हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, और यहाँ पर एंगल जो है 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, यानी कि φ1 तो होगा उस केस में 90 डिग्री, लेकिन φ2 क्या होगा, अभी दूसरे एंड के तो ये नज़दीक है। ठीक है, दूसरे एंड के नज़दीक है, यानी कि ये जो एंगल था ये करंट एलिमेंट फिर यहीं पर होगा। ठीक है, तो करंट एलिमेंट क्या एंगल बनाएगा, ए के साथ कितना एंगल होगा, 0 होगा। ठीक है, तो φ2 यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, φ2 क्या होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, यानी कि जो लाइन पी पॉइंट से कंडक्टर के ऊपर एक लाइन जो ड्रॉ करते हैं जो और इस कंडक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, तो उसके साथ ये जो करंट एलिमेंट जो ड्रॉ किया था हमने, ठीक है, करंट एलिमेंट, और ठीक है ये जो करंट एलिमेंट यहाँ पर लिया था एक एंड पे हम क्या लगाते हैं करंट एलिमेंट लेते हैं, तो वहाँ पर ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे पी पॉइंट से तो वो जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0, यानी कि φ2 क्या होगा यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो φ1 90 होगा, φ2 0 होगा, तो ये वैल्यू पुट करेंगे जब इसमें फॉर्मूले में तो क्या होगा, बी क्या हो जाएगा μ0/4 पाई I/A। ठीक है, φ1 90 है तो साइन 90 हो जाएगा 1, और प्लस φ2 0 है तो साइन 0 0, तो ये वैल्यू क्या आएगी μ0/4 पाई I/A। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड की है ड्यू टू ए इन्फिनिट कंडक्टर इन विच पॉइंट पी लाइज एट नियर वन एंड। ठीक है, एक एंड के नज़दीक लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू आई है ड्यू टू ए इन्फिनिट कंडक्टर नियर वन एंड, तो वो जो वैल्यू आई है, और इससे पहले हमने जो वैल्यू फाइंड की थी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट पी बाय एक कंडक्टर था इन्फिनिट लेंथ का। ठीक है, तो और वो कंडक्टर कैसे था, किस तरह से हमने वो लिया था किसी पॉइंट पी पे। ठीक है, यानी कि उसके जो मिड पॉइंट पे के आसपास वो था, तो उसमें जो वैल्यू आई थी वो 2 टाइम्स आई थी इसकी। ठीक है, वो जो वैल्यू क्या आई थी वो इसके 2 टाइम्स आई थी। ठीक है,
तो ये कहने का मतलब ये होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू है बी, ठीक है, नियर इट्स सेंटर, सेंटर मीन जो इन्फिनेट हमने जो कंडक्टर लिया था, इन्फिनेट लेंथ का ये जो कंडक्टर लिया है, इसके सेंटर या इसके मिड पॉइंट के आसपास अगर पॉइंट लेंगे पी, तो वहाँ पर जो वैल्यू आ रही थी वो क्या थी, 2 टाइम्स थी किसके, बी के। कौन से बी के, जो हमने यहाँ पर फाइंड किया, ठीक है, यानी कि नियर इट्स वन एंड, ठीक है, इसके एक एंड के नज़दीक अगर पॉइंट लेंगे तो वहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो उसका 2 टाइम्स करेंगे तो वो वैल्यू आपकी क्या होगी, वो उसके सेंटर के पास जो वैल्यू आती है वो उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने अभी यहाँ पर फाइंड किया, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट इसमें केस होगा, 2 केसेस हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। थर्ड केस इसमें है कि अगर आपका जो कंडक्टर है वो फाइनाइट लेंथ का ही है, ठीक है। थर्ड केस है एक्स वाई इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, लेंथ तो उसकी फाइनाइट है, लेकिन जो पॉइंट पी है, बट पॉइंट पी लाइज ऑन राइट बाइसेक्टर, ठीक है, राइट बाइसेक्टर पे लाई करते हैं। तो राइट बाइसेक्टर क्या होता है, यानी कि एक लाइन जो उस कंडक्टर को बीचों बीच कट करती है और उसके साथ परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक्स वाई एक कंडक्टर है, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, तो ये इसका मिडल पॉइंट हो गया, ठीक है। मिड पॉइंट से जैसे एक लाइन है ऐसे और ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो इसे बोलते हैं राइट बाइसेक्टर, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉइंट पी है, ठीक है। तो इन डैट केस हमें बताना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है क्या होगा। देखो यहाँ पर जैसे ऊपर एक लाइन एलिमेंट लेंगे, करंट एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये इस तरह से, यहाँ पर अगर करंट एलिमेंट लेंगे तो वहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे ये ऐसे, और फिर ये एंगल क्या बना था हमारे ∅1 और ये ∅2 बना था, ठीक है। ये ∅1 था, ये ∅2 था, ठीक है, ठीक है। ये ∅1 था ये, और ये क्या था ∅2। चलो इसको ∅1 ले रहे थे वहाँ पर, एक ही बात, ठीक है। अगर मैं इसको ∅1 लिखूँ और इसको ∅2 लिखता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब ये राइट बाइसेक्टर है, पॉइंट पी जो है किस पे अलाई कर रहा है, राइट बाइसेक्टर पे, यानी कि जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ ये होगी, ठीक है। राइट बाइसेक्टर पे है तो जितनी लेंथ ये उतनी लेंथ ये, इट मीन्स ∅1 क्या होगा, ∅1 जो है ∅2 के बराबर होगा, ठीक है ना। ∅1 जो है वो ∅2 के बराबर होगा यहाँ पर, और ∅1 और ∅2 के बराबर होगा तो फॉर्मूला में क्या था हमारे पास, देखो ऊपर B इक्वल टू μ0/4 पाई I/A sin ∅1 प्लस sin ∅2। ∅1 और ∅2 बराबर है तो क्या लिखेंगे, दोनों को sin ∅ प्लस sin ∅ हो जाएगा, मीन्स 2 sin, ये क्या हुआ 2 sin ∅, ठीक है। sin ∅ प्लस sin ∅ क्या हो जाएगा 2 sin ∅। तो क्या लिखें फिर इसको, इसको ऐसे लिख सकते हैं μ0/4 पाई I/A इंटू 2 sin ∅, ठीक है। sin ∅ की वैल्यू ऐसे पुट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखो ∅1 और ∅2 बराबर हैं, यानी कि इसको ∅ लिख सकते हैं दोनों को, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर इसको नेमिंग करते, जैसे ये x है, ये y है, ये p है, ये c है, ठीक है। तो अब किसी भी ट्रायंगल में जैसे मान लीजिए XCP, या फिर नीचे वाला ट्रायंगल ले लो, कोई भी ट्रायंगल हो, वहाँ पर देखो sin ∅ कैसे फाइंड करेंगे। sin ∅ क्या होता है, sin ∅ जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ पर देखो जो फाई है, फाई के सामने वाली जो लाइन होती है ट्रायंगल में वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपके पास, एल हो गया। हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस ये होता है, ठीक है, ये बेस है, और बेस हमने क्या माना था, ए माना था, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्या होगा एल स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे एल स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इसका स्क्वेयर, ठीक है। ये sin ∅ की वैल्यू फाइंड कर ले, तो sin ∅ की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। sin ∅ की वैल्यू इसमें पुट करें तो क्या होगा, b का जो है b इज इक्वल टू μ0/4 पाई I/A, ठीक है, इंटू 2 टाइम्स है, और sin ∅ की जगह पुट करेंगे यहाँ पर l था, ठीक है, 2l डिवाइड बाई एल स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है, एल स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ये वैल्यू फाइंड की है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की किसी फाइनाइट कंडक्टर के लिए जब पॉइंट पी लाई करता है उसके राइट बाइसेक्टर पे।
तो इसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो स्पेशल केस में एक पॉइंट और यहाँ पर जो है हो सकता है, एक केस और हो सकता है कि ये आपके पास ये कंडक्टर है इस तरह से एक्स वाई, ठीक है। करंट इसके अंदर मान लेते हैं ऐसे फ्लो कर रहा है आई करंट, और यहाँ पर एक मैं लाइन एलिमेंट लेता हूँ डी एल, ठीक है। तो डी एल, इस लाइन एलिमेंट के लिए जो करंट एलिमेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, आई डी एल होगा। तो और पॉइंट पी, अगर जैसे पहले तो हम बोले थे कि पॉइंट पी यहाँ पर लाई कर रहा है साइड में कहीं ना कहीं पर, अगर पॉइंट पी लाई करता है इस कंडक्टर के बिल्कुल ऊपर, ठीक है, पॉइंट पी यहाँ पर लाई करता है, तो इन डेट केस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा इस पॉइंट पी पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो ये लाइन एलिमेंट लिया है तो जो करंट एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन ये है, और यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इस पॉइंट पी का वो कैसे होगा, ये होगा, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट पी, उसकी डायरेक्शन भी यही होगी, ठीक है। तो यानी क्या है, आई डी एल और आर के बीच में, ठीक है, एंगल बिटवीन, एंगल कैसे लिखेंगे इसको, इफ पॉइंट पी लाइज ऑन कंडक्टर, अगर वो कंडक्टर के ऊपर लाई करता है तो जो एंगल होगा करंट एलिमेंट आई डी एल एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, आर के बीच में वो क्या होगा, एंगल जीरो होगा, ठीक है। एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल जीरो हो जाएगा, और ये एंगल जीरो होगा तब बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जैसे बी लिख रहे थे ना, डी बी हमने लिखा था वेक्टर फॉर्म में, क्या लिखा था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई, और यहाँ पर लिखते हैं डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये देखो, ये जो करंट एलिमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में अगर एंगल जीरो हो तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करके आता है साइन थीटा, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इन डेट केस डी बी आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, डी बी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। ये एंगल आपका जीरो हो सकता है, ठीक है, या फिर 180 हो सकता है, मान ले तो, ठीक है। जैसे करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो, ठीक, करंट की डायरेक्शन मान लीजिए ऐसे इस डायरेक्शन में, और पॉइंट पी उसके ऊपर लाई कर रहा है लाइन एलिमेंट के या फिर करंट एलिमेंट के, तो ठीक है, एंगल 180 हो सकता है, तो साइन 180 भी क्या होता है, वो भी जीरो होता है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर पॉइंट पी कंडक्टर के ऊपर लाई करता है तो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करेंगे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन की बात करें, ठीक है। तो जैसे ये देखो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस तरह से ये कंडक्टर है, इसके अंदर करंट जो है ऐसे फ्लो, ठीक है, एक्स वाई, ये एक स्ट्रेट वायर है, एक कंडक्टर है, इसके अंदर करंट आई इस तरह से फ्लो रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे फाइंड करते हैं हम, एक तो हमने जो फॉर्मूले में पढ़ा था, जो डी बी का हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, डी बी जो होता था, डी बी क्या लिखते थे वेक्टर फॉर्म में, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब, ठीक है। तो एक तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ से पता चलेगी हमें कि वहाँ पर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, यानी कि करंट एलिमेंट का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, ठीक है। यानी कि डी बी जो होगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो होगी वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जिस प्लेन में करंट एलिमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लाई कर रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर पॉइंट पी यहाँ पर लेते हैं हम, पॉइंट पी यहाँ पर लिया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसी करंट एलिमेंट के लिए जैसे ये होगा, ठीक है, ये आर इस तरह से होगा। तो ये जिस प्लेन में ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये जो करंट एलिमेंट लाई कर रहा है, तो बी की वैल्यू इन दोनों प्लेन के, यानी कि जिस प्लेन में ये लाई कर रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। यानी कि जैसे हमने बताया था कि जैसे करंट एलिमेंट क्रॉस आर है, ठीक है, करंट एलिमेंट जैसे ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है, तो ये एंगल इसके बीच में जैसे बोल देते हैं, ये एंगल मान लेते हैं थीटा होगा, तो क्या करेंगे, आई डी एल क्रॉस आर, ठीक है,
फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे, थंब की जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी, ठीक है। थंब किधर जा रहा है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या फिर सिंपली बोलेंगे परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ बोर्ड एंड गोइंग इनवर्ड, ठीक है, अंदर की तरफ। अगर पॉइंट पी इधर लाई करता है, यहाँ पर लाई करता है पी, तो फिर कैसे करेंगे, जो ये करंट एलिमेंट है तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये इसके बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा होगा। तो फिर क्या करेंगे, फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है, तो ये ऐसे फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे और थंब की डायरेक्शन हमें क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन देगी, ठीक है। और वो किधर होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड एंड कमिंग आउटवर्ड, ठीक है, और अबव द प्लेन, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, या फिर उसको ऐसे बता सकते हैं, या फिर हम इसको राइट हैंड थंब रूल से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो, जब किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताते हैं थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो ये होता है जैसे राइट हैंड थंब रूल, जो थंब की जो डायरेक्शन है वो होती है, थंब की डायरेक्शन में करंट होता है, जो फिंगर होती है, फिंगर हमारी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या करंट ऊपर जा रहा है तो फिंगर ऐसे कर्ल कर रहा हूँ मैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन को मैं बता रही है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, इसके अराउंड ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे फिंगर। यानी कि यहाँ पर अगर कोई पॉइंट पी है, पी, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो देखो फिंगर अंदर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और इनवर्ड है, यानी कि एक क्रॉस साइन से मैं लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। क्रॉस का मतलब होता है, ये जो क्रॉस साइन है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, और इसका मतलब है कि जिस प्लेन में मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ उस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है। अगर मैं एक डॉट से ऐसे लिखता हूँ, डॉट ऐसे सर्कल बनाता हूँ उसके ऊपर, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है। ये क्या बताता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और आउटवर्ड है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड है और इनवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पॉइंट पी, अब यहाँ पर लिखा, अगर कोई यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्यू है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसके लिए देखो फिंगर को ऐसे कर्ल करो, यहाँ पर तो फिंगर अंदर जा रही है, जब फिंगर ऐसे कर्ल होकर जब इस क्यू पॉइंट पर आएगी तो यहाँ पर फिंगर ऊपर की तरफ आ रही है, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन वो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, तो उसको मैं एक डॉट से यहाँ पर शो कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही जो इससे दूर जाएंगे तो फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है कम होती रहेगी, और वो उसको ऐसे हम शो करेंगे, डायरेक्शन उसकी ऐसे पाएंगे, ठीक है। तो ये है राइट हैंड थंब रूल। थंब रूल जिसमें थंब की डायरेक्शन क्या है, थंब शोज डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स शोज दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कौन शो करता है, यहाँ पर फिंगर्स, ठीक है। तो ये हमने बात की डायरेक्शन की, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो अब हम ये एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को बेस्ड होगा। न्यूमेरिकल है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है कि जैसे एक करंट कैरिंग, एक जैसे कंडक्टर, एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड किया है, तो अगर उस कंडक्टर को हम एक स्क्वायर की फॉर्म में हम मोड़ देते हैं, यानी कि एक स्क्वायर शेप बना देते हैं उसकी कंडक्टर की, ठीक है। तो जैसे ये कंडक्टर है, इसको एक स्क्वायर शेप दी गई है, ठीक है, और इसमें करंट जो है वो मान लेते हैं किस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो करंट जो होगा इसके अंदर वो मान लेते हैं जैसे फ्लो कर रहा है इसके अंदर इस तरह से, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है इसके अंदर, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये जो है एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, करंट की वैल्यू कितनी है, आई है, ठीक है। और ये जो स्क्वायर है तो ये यहाँ पर बीच में जो है एक सेंटर है, ठीक है, स्क्वायर के बीचों बीच एक पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट पर हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है ड्यू टू दिस स्क्वायर, ठीक है, ड्यू टू दिस स्क्वायर कैरिंग करंट आई, और ये जो इसकी स्क्वायर की जो एज लेंथ है इसको मैं मान लेता हूँ 2L, ठीक
ठीक है। ये जो है ये कितना है 12 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। ठीक है, सेंटर ऑफ कोयल बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2a। साइड जो है इसकी 2, जैसे हमने यहाँ पर 12 लिखी है तो ये 2a लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड कर कहाँ पर, सेंटर ऑफ द कोयल बेंट इन दी फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो जो स्क्वायर की फॉर्म में उन्हें ये जो है कोयल को बेंट किया है, तो उसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको हम चाहे तो 2a ले सकते हैं, या 2a लिखो या 2a। ठीक है, अगर ये मैंने 2a लिया तो ये अगर मैं इसको ऐसे इसका मिड पॉइंट पर यहाँ पर कट करता हूँ तो ये कितना हो जाएगी a, और ये भी a हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी एक बार थोड़ा वो रफली देख लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल से थंब ऊपर की तरफ, फिंगर देखो पी पॉइंट पर फिंगर जो ऊपर की तरफ आ रही है, इसकी वजह से देखो पी पॉइंट पर फिंगर जो ऊपर की तरफ आ रही है, यहाँ से भी देखो फिंगर ऊपर और यहाँ से भी फिंगर जो है ऊपर की तरफ कर्ल हो रही है। कहने का मतलब ये है कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी और अबव द प्लेन होगी, इस तरह से ऐसे होगी। ठीक है, तो यानी कि इस, ठीक है, इस एज की वजह से जो फील्ड होगा और इस एज की वजह से जो फील्ड होगा, इस एज की वजह से जो फील्ड होगा और इस एज की वजह से जो फील्ड होगा, वो चारों के चारों जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो सिंपली हम उसका वेक्टर सम कर सकते हैं, और या फिर बोल रहे हैं कि एक एज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेंगे और उसके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे इस स्क्वेयर शेप में जो कंडक्टर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, जैसे ये पॉइंट पी है तो यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, पॉइंट पी है तो पहले तो इसको देखो यहाँ पर मिड पॉइंट है, यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये भी लेंथ में ए मान लेता हूँ। ठीक है, ये कितना है, ये ए है। ठीक है, तो फिर क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँगा इस तरह से। ठीक है, यानी कि जैसे वो कंडक्टर के लिखा था ऊपर एक करंट एलिमेंट लिया था, तो वहाँ से एक लाइन को ऐसे मिलाया था, एक यहाँ से लाइन को ऐसे मिला देते हैं। ठीक है, और ये जो एंगल है जैसे इसको क्या बोलते हैं हम, φ1 इसको φ2 बोले थे, तो यहाँ पर φ1 और φ2 बोलेंगे और दोनों एंगल जो है सेम हो, क्योंकि ये भी ए है ये भी ए है। ठीक है, ये उस तरह का केस है कि एक फाइनाइट कंडक्टर लिया था और उसके राइट बाइसेक्टर पे हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड की थी। ठीक है, तो ये जो है एक तरह का राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, बी विल बी μ0/4 पाई। ठीक है, क्या है, μ0/4 पाई आई डिवाइडेड बाई। ठीक है, ये क्या है, राइट बाई सेक्टर है। ठीक है, देखो राइट बाई सेक्टर के लिए वैल्यू क्या है हमारे पास है, आई डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए और इनटू यहाँ पर लिखेंगे sin φ1 प्लस sin φ2। ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, sin φ1 प्लस sin φ2 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 sin φ, क्योंकि φ1 और φ2 बराबर है 2 sin φ। और ये एंगल कितना होगा, देखो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये कितना है, 90 डिग्री है, और ये ए है ये भी ए है। ठीक है, तो ये एंगल जो होंगे 45 के होंगे, तो ये होगा 45 डिग्री इस तरह। ठीक है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ से इस एज की वजह से चलो इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और ये है डी। तो ए बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, μ0/4 पाई आई अपॉन ए, और ये है मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू साइन 45 कितना होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2 होता है, कितना आ गया फिर यहाँ से ये यहाँ से √2 है तो ये कैंसिल हो गया, √2 बचेगा ऊपर, तो इट विल बी μ0/4 पाई आई अपॉन ए इंटू √2। ये बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये बी की वैल्यू जो आई है ये एक जो कंडक्टर है ए बी। ठीक है, ए बी की वजह से आई है, तो ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर ऑफ फाइनाइट लेंथ 2a ए बी। ठीक है, ए बी की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू आई है μ0/4 पाई। ठीक है, आई अपॉन ए एंड साइन, ठीक है, साइन 45 वहाँ पर आया था। ठीक है,
तो अब फाइंड करना है इस पूरे जो स्क्वायर शेप में जो ये कंडक्टर हमने लिया है, इसकी वजह से पूरे की वजह से क्या होगा, फील्ड क्या होगा। देखो ये तो इसकी वजह से फील्ड हो गया बी, ठीक है। तो इसको देखो अगर मैग्नीट्यूड में लिखूँ इसका B1 बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा उसको अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, चलो ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिख देता हूँ B2 होगा, उसकी वजह से भी फील्ड यही होगा सेम 4πi/a इंटू √2 होगा। B3 जो होगा इस वाले कंडक्टर, ये CD जो कंडक्टर है इसकी वजह से भी क्या होगा, μ0/4πi/a और इंटू √2 होगा। और जो B4 होगा DA कंडक्टर की वजह से क्या होगा, μ0/4πi/a इंटू √2, ठीक है। तो ये मैंने फाइंड कर लिया है 4 की 4 जो एज हैं या फिर 4 के 4 जो कंडक्टर है उनकी वजह से फील्ड फाइंड कर लिया है P पॉइंट पर, ठीक है। तो देखो P पॉइंट पर ये जो फील्ड फाइंड किया है इनकी सबकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि जो P पॉइंट है इस पॉइंट पर B ऐसे है, इस तरह से, ठीक है। यानी कि इस एज की वजह से B की डायरेक्शन ये है, इसकी वजह से भी B की डायरेक्शन यही है, इसकी दूसरे की वजह से भी यही है, और इसकी वजह से भी जो है B की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो यानी कि सेम डायरेक्शन है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका वेक्टर सम ले सकते हैं। तो जो नेट फील्ड होगा P पॉइंट पर वो क्या होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, ठीक है। सेम डायरेक्शन है तो वेक्टर सम उसका इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड का सम करना है हमें, तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना 4 मल्टीप्लाई बाई μ0/4πi/a इंटू √2, 4 से ये 4 कैंसिल, तो ये क्या बचेगा, इट विल बी √2 μ0/πi डिवाइडेड बाई a, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ गया है P पॉइंट पर, ठीक है, ड्यू टू ए स्क्वेयर शेप्ड कंडक्टर कैरिंग करंट I, ठीक है। तो यहाँ पर जो है μ0 है परमिबिलिटी है फ्री स्पेस की, I करंट है जो इस स्क्वेयर शेप के जो कंडक्टर है इसके अंदर फ्लो कर रहा है, A हमने माना है यहाँ पर, ठीक है। A जो है ये लेंथ है, ठीक है, जैसे स्क्वेयर की जो एज होती है, जो ये कंडक्टर है जैसे AB, तो पूरी इसकी लेंथ 2a है, और इसका जो है इसको अगर हाफ करेंगे तो वो a है, ठीक है, ठीक है। और a जो यहाँ पर है या ये बोलेंगे इसको या फिर ये बोलेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, a है, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन।